दो चीज़ें मेन डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो मैं ये इन मॉडल्स के ऊपर बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि मॉडल्स के ऊपर इसलिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि मॉडल्स में हम ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर मैंने एचआर से स्ट्रेटेजिक एचआर बनना है तो विच मॉडल फिट्स मी वेल। देयर इज़ नो वन साइज फिट ऑल। और ये मॉडल्स अगर आपको पता चल जाएं तो आप अपना मॉडल बना सकते हैं स्ट्रेटेजिक एचआर का। वी वुड लाइक टू डिस्कस व्हाट मॉडल फिट्स मी वेल, ठीक है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कैन वी मेक सम अदर मॉडल फॉर आवर सेल्फ टेकिंग हेल्प ऑफ ऑल दीज मॉडल्स। अभी तक हमने जो चीज़ की है वो हमने कहा है कि जी SHRM जो है इट वर्क्स ऑन नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 2 स्ट्रैटेजी, नंबर 3 एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर एक्सपीरियंस, एंड नंबर 4 कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन की जो कल्चर है और जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो अलाइंड हो। ये दीज आर द 4 की एरियाज वेयर स्ट्रेटेजिक HR is working as compared to the HR which is working on transactions, which is working on policies and processes, control, short term initiatives. अच्छा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये होता है, is traditional HR bad and strategic HR good? नहीं। जैसे हमने देखा कि it's a maturity of HR. It starts from the compliance driven formal activities of HR और एक mature HR जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है strategic HR की तरफ। Without having a strong foundation of process, policies, controls, systems, एक strategic HR नहीं बन सकता, ठीक है। एक गुड और बैड HR का जो डिफरेंस है वही एक गुड strategic HR और बैड HR strategic HR का फर्क है। गुड HR talks about the policies and process, not my will. पर्सन ड्रिवन नहीं होता, सिस्टम ड्रिवन होता है, ठीक है। जो गुड स्ट्रेटेजिक HR है दैट इज ड्रिवन बाय बिजनेस स्ट्रैटेजी बट हैव अ ग्रेट फाउंडेशन अंडरनीथ, ठीक है। और वो फाउंडेशन क्या है, वो आपके सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं और आपके जो आउटकम्स हैं उसके ऊपर बेस कर। यहाँ तक किसी का कोई सवाल अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करना या अपनी जॉब के साथ लिंक करने के पॉइंट ऑफ से किसी का कोई सवाल है तो अभी बात करते हैं। ट्रेडिशनल HR अच्छा HR हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल HR को हम यही कहें कि ये एक बुरा HR है। बुरा HR चाहे वो स्ट्रेटेजिक HR की फॉर्म में हो चाहे वो ट्रेडिशनल HR की फॉर्म में हो, इट्स एन HR विच इज़ पर्सन ड्रिवन, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा हो, पॉलिसीज़ प्रोसेसेस सिस्टम्स के ऊपर बेस ना कर रहा हो। आज मैं हेड ऑफ़ HR हूँ तो बहुत मुख्तलिफ़ तरह का HR है और कल कोई और हेड ऑफ़ HR आ जाए तो HR कम्प्लीटली चेंज हो जाए। एक तो होती है कि HR की ग्रोथ हो, ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि वो पर्सन ड्रिवन है ना, क्योंकि वो पर्सन ड्रिवन है ना। जो मैच्योर HR है उसमें जो आने वाला पर्सन है वो इम्प्रूवमेंट तो लाता है HR के अंदर, लेकिन वो ये नहीं करता कि पिछली सारी चीज़ों को वाइप आउट करके फिर से शुरू करें, वरना तो ऑर्गेनाइजेशन वहीं की वहीं खड़ी रहे। देखिए नंबर वन एक हेड ऑफ़ HR चाहे वो स्ट्रेटेजिक में आए चाहे वो नॉर्मल HR के अंदर, किसी भी HR के अंदर एक हेड ऑफ़ HR आए, चलें HR हटा दें, एक हेड ऑफ़ फाइनेंस आए, हेड ऑफ़ ऑपरेशंस आए, हेड ऑफ़ क्यू आए, हर एक की कॉम्पिटेंस के हिसाब से परफॉर्मेंस में सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि HR आया उसने कहा कि जी ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि मैं करना चाहता हूँ, दूसरा HR आया उसने कहा जी ये सब कुछ वाइप आउट करो और फिर से शुरू कर, बिकॉज दैट वे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी HR में, बल्कि HR वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। क्योंकि अगेन हम पर्सन ड्रिवन होने के बजाय किधर जाना चाह रहे हैं, सिस्टम ड्रिवन जाना चाह रहे हैं। और सिस्टम भी कैसे कि ये नहीं कि टू फोकस ऑन सिस्टम हो जाए और एम्प्लॉय के ऊपर से फोकस ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने क्या बात की है कि एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर एक्सपीरियंस दोनों को हमने मेंटेन करना है। सो अ स्ट्रेटेजिक HR इज सो व्हेन HR स्टार्टेड डेवलपिंग द मैच्योरिटी मॉडल, तो उस वक्त HR के बहुत सारे नाम भी तो चेंज होते रहे ना, HRBP, पर्सनल मैनेजमेंट, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये HR की मैच्योरिटी आती रही, ठीक है।
maturing of HR is not bad. For any organization, for any function, it is not bad. What is bad is that person to person organization की policies change हो. मुझे आप पसंद हैं तो आपको सारी फेवर दे दूँ, मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं आपको वही चीज़ें जो पॉलिसी का हिस्सा है वो आपको अवेलेबल ना हो. और ये हमने देखा है ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे होता है. फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस अप्रेजल है, एक हमारा फेवरेट किस्म का पर्सन है, उसका अप्रेजल डिफरेंट होगा और दूसरे का अप्रेजल डिफरेंट होगा. तो उसका मतलब ये है कि वो HR सिस्टम जो बना हुआ है वो उस बायस को नहीं आइडेंटिफाई कर रहा, बल्कि वो पर्सन ड्रिवन हो रहा है. ठीक. सो व्हेन आई से पर्सन ड्रिवन, इट्स नॉट ओनली अबाउट द हेड ऑफ HR, इट्स अबाउट द प्रोसेस. कि प्रोसेस ऐसे बना हुआ है कि जैसे भी आप सिस्टम रन कर लें वो रहते पर्सन बेस्ड है. So HR, by HR I do not mean HR department, I do not mean HR department. By HR means HR processes and the system जो कि person driven ना हो, बल्कि क्या हो, employee as a whole and employer as a whole उसका एक्सपीरियंस आपस में क्या है. क्योंकि देखें अब क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है. अगर आप देखें तो दुनिया की हर चीज़ ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है. ऐसा ही है. आप प्रोडक्ट लेने जाएं, आप कंप्लीटली इररेलेवेंट ऑफ द पर्सन होकर किसी सिस्टम को अटेंड करने जाएं, तब भी वो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होती है. कैसे? आपका एक HR प्रोसेस है अटेंडेंस सिस्टम. अगर आप देखें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मूव कर गई नॉन अटेंडेंस सिस्टम पे. अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि अटेंडेंस सिस्टम पे बिलीव करती हैं. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बोथ. ठीक है, बिलीव करना, प्रोसेस करना और ना होना, कम्प्लीटली एग्नोस्टिक होना फ्रॉम अटेंडेंस, नथिंग बैड इन दैट. ठीक है. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है जी थंब लगा कर आपने आना है. तो क्या थंब लगा करके अटेंडेंस लेने से ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन ऑफ HR कम हो जाती है? नहीं होती, बढ़ जाती है. वो डेटा आपके पास आ रहा होता है तो आपने उस डेटा को ना सिर्फ आपने उसकी रिपोर्ट्स बनानी है, बल्कि आपने पर्सन को हेल्प करना है कि देखो तुम्हारा यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको ठीक करो. डिपार्टमेंट्स को जा कर के आपने ये बताना है कि आपके यहाँ अटेंडेंसेस के ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसको ठीक करें. ठीक है. सो वो डेटा जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन में बढ़ रहा है. इसीलिए बाय एंड बाय यूज़ ऑफ मीडिया भी बढ़ रहा है. ठीक है. आपकी सिर्फ प्रोडक्ट अब बिकने के लिए नहीं आ जाती, बल्कि प्रोडक्ट बिकने के आने से पहले के बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं. इसी तरह से आपका एम्प्लॉई हायर नहीं हो जाता, बल्कि आपको एक अपना ब्रांड बनाना पड़ता है, तब अच्छा एम्प्लॉई आपके पास आता है. ऐसा ही है ना. सो प्रोसेस तो हो रहा है रिक्रूटमेंट का, लेकिन जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है, अगर आपने उसको नहीं ठीक किया तो प्रोसेस विल नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो HR हो, चाहे वो फाइनेंस हो. इवन फाइनेंस जो कि हम कहते हैं नंबर गेम है, इट्स ऑल्सो अबाउट ह्यूमन टू ह्यूमन नाउ. ठीक है. सो जब आप HR को देखें तो अब हम HR की भी क्या बात करें, नॉट एज अ डिपार्टमेंट बट एक ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट यूनिट जो ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव कर रहा है. ठीक है. अब अगर हम इस लेवल से HR को देखना शुरू करें तो HR को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट स्ट्रेटेजिक HR के मॉडल्स डेवलप हुए हैं. हम एक एक हर एक को क्विकली देखते जाएंगे. पहला है स्टैंडर्ड कैजुअल मॉडल. बड़ा सिंपल लीनियर कॉजल मॉडल है. अगर ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनी हुई है तो इट विल ड्राइव HR पॉलिसी, HR स्ट्रैटेजी, पीपल स्ट्रैटेजी या HR स्ट्रैटेजी, कुछ भी कह सकते हैं. जो HR की स्ट्रैटेजी होगी उसी पर बेस करके क्या बनेगा, HR की प्रैक्टिसेस बनेंगी. एग्जाम्पल, मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी ये है कि मेरा कस्टमर मेरे साथ सेटिस्फाई हो. आपने सुना होगा ना कि अगर कस्टमर को खुश रखना है तो अपने एम्प्लॉय को खुश रखो. सारे कस्टमर सर्विस के जो लोग हैं वो ये जानते हैं ये जुमला.
है ना, इसका ये वाली बात हो रही है, एग्जैक्टली यही बात हो रही है। तो हम वो क्या कहते हैं कि जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ आवर स्ट्रैटेजी। तो एचआर की स्ट्रैटेजी क्या बने कि वो एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन के ऊपर काम करे। क्यों काम करे? क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन विल ड्राइव द विल रिजल्ट और विल गिव अस द रिजल्ट। अगर एम्प्लॉय को हमारे साथ खुशी नहीं है काम करने की, तो वो एंगर जो है वो कस्टमर पे उतारेगा और कस्टमर जो है वो हमारा उसका सेटिस्फाई नहीं होगा। अब एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन के लिए जितनी भी एचआर की प्रैक्टिसेस हैं वो किस पर फोकस हो जाएंगी? एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पे। सो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे आएगा। पता चलाया जाएगा कि जी कौन से मेथड हैं जिससे आपका सेटिस्फैक्शन हो सकती है। अगर एक मैच्योर एचआर होगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले टॉप पे लिखा हुआ है एम्प्लॉई वैल्यू प्रोपोजिशन। एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? मुझे ज़्यादा तनख्वाह पे काम करना अच्छा लगता है, इनको माहौल अच्छा चाहिए, इनको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस चाहिए, इनको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए। मेरे एम्प्लॉई होने का डिसीजन लेने के लिए जो ये एक बात कहते हैं कि दुनिया का हर एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है क्योंकि तनख्वाह कम आती है, दैट्स नॉट ट्रू। बहुत सारे लोग अपने बॉसेस को छोड़ के जाते हैं, बहुत सारे लोग एनवायरनमेंट को छोड़ के जाते हैं, बहुत सारे लोग तनख्वाह के लिए भी छोड़ के जाते हैं। होता यह है कि जब बाकी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती तो तनख्वाह का कम होना नज़र आ जाता है, और जब बाकी सब चीज़ें अच्छी होती हैं तो तनख्वाह भी चली जाती है। ऐसा है, देखा है, हम खुद ने एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते रहे हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल हैं, या मेरा वहाँ पे दोस्ती हो गई है, इतने सालों से काम कर रहा हूँ यार, अब क्या 5-10 हज़ार के लिए स्विच करूँ। होता है, सुना है ये लफ्ज़। सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी है कि वो सेटिस्फैक्शन पे काम करे और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पे काम करना चाहती है, तो क्या करेगी? सबसे पहले पता करेगी कि एम्प्लॉय की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, एम्प्लॉय किसको वैल्यू कर रहा है। ठीक, अब एक मैच्योर स्ट्रेटेजिक एचआर पर्सन क्या करेंगे कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे, ऐसे प्रोसेसेस बनाएंगे, ऐसे इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स बनाएंगे, ऑल ऑफ देम, जिससे हर एम्प्लॉई की वैल्यू प्रोपोजिशन को फ़ायदा हो। ठीक है। और अगर एक इनिशियल स्टेज का एचआर है तो वो क्या करेगा कि एक जेनेरिक जो ज़्यादातर लोग कह रहे होंगे उनको एड्रेस करना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन पोस्ट कोविड क्या है ज़्यादातर लोगों की, और मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट बैठ के काम, चाहे मुझे वर्क फ्रॉम होम भी ना कराएं, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए करें, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मुझे किसी कंजस्टेड जगह पे नहीं बैठे, सेफ एनवायरनमेंट हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को सपोर्ट कर रही हो। ज़्यादातर लोगों ने ये डिमांड करना शुरू किया, तो क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना शुरू किया? एचआर को क्या कहा? एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम पे काम करो। आया ना इनिशिएटिव ये? कुछ लोगों ने एचआर को ये कहा और कुछ एचआर ने ये काम खुद से आइडेंटिफाई कर लिया। सो वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ क्या चेंज होगा? एचआर की प्रैक्टिस चेंज होगी, एंड दैट गोज फॉर एवरीथिंग, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस, हर एक के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके ज़्यादातर लोगों ने कहा कि जी सारा कुछ बहुत अच्छा है इस ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन तनख्वाह बड़ी कम है। क्या लिखा होता है ट्रकों के ऊपर? ऑर्गेनाइजेशन तो प्यार से कर ही बैठा हूं, मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत पसंद है, पर क्या करूं, तनख्वाह थोड़ी है। तो जो आपने कहा था ना, टर्नओवर पे काम करो, रिटेंशन पे काम करो, तो वो रिटेंशन के काम करने का पता कैसे चलेगा? जब एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन में ये पता होगा कि लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ठीक है। सो अगर तनख्वाह के लिए छोड़ के जा रहे हैं तो यू विल वर्क ऑन द कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट। तनख्वाह का जो कॉन्सेप्ट है इज नॉट कैश, क्योंकि कैश बढ़ने की एक लिमिट है। कैश हर ऑर्गेनाइजेशन एक लिमिट तक बढ़ा सकती है, लेकिन वो तनख्वाह की क्या बात कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल में, यार तनख्वाह ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरी मदर कवर्ड है इंश्योरेंस के अंदर, मेरी फैमिली को ये फ़ायदा है, मुझे फ्यूल साथ में मिल जाता है, घर के नज़दीक है तो मैं आ जा सकता हूँ। राइट, यू डोंट ऑलवेज हैव टू वर्क ऑन द सैलरी, बट यू नो कि कंपनसेशन एंड बेनिफिट को स्ट्रेच कर दिया जाता है।
क्या कहा जाता है, तनख्वाह यही रहेगी, लेकिन A B C D E ये अलाउंसेस मिल जाएंगे, रात का खाना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मेडिकल कवर हो जाएगा, हर रोज़ आने की ज़रूरत नहीं होगी, वर्क फ्रॉम होम से कर सकते हो, फैमिली इंटरेक्शन भी रहेगा, ये वाले बेनिफिट्स आप देना शुरू हो जाते हो। बट आप काम एक्चुअली किस पे कर रहे हैं? एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन कि मेरी तनख्वाह कम है। और क्यों उस वैल्यू प्रोपोजिशन पे काम कर रहे हैं? क्योंकि आप एज एन HR प्रैक्टिस क्या करना चाह रहे हो? रिटेंशन इंप्रूव करना चाह रहे हो। लिंक समझ आया? रिटेंशन क्यों इंप्रूव करनी है इज द क्वेश्चन ऑफ। देखिए ये बात याद रखने वाली, फॉर एग्जाम्पल मैंने टेलीनॉर के साथ काम किया व्हेन टेलीनॉर वाज मूविंग फ्रॉम इन हाउस कस्टमर सर्विस टू एबेकस। तो उनका ऑब्वियसली एक बड़ी लार्ज फोर्स थी जो कि ऑब्वियसली लेट गो करनी थी। बट अब डिफरेंस देखें कि प्रैक्टिस कहाँ पर फोकस करनी है स्ट्रेटेजिक HR ने। अब तो रास्ते जुदा हो रहे हैं, तो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होगा और एम्प्लॉयर एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होगा। एक अच्छा HR खुदा हाफिज भी ऐसे कहेगा कि दूसरा बंदा शिकायत ना करके जाए, राइट? सो आई वॉज हायर्ड एज अ कोच, एज अ कंसल्टेंट, ठीक है। फॉर गुड 4 months आई कोच्ड पीपल इनटू फाइंडिंग द राइट चैनल फॉर देम, ताकि वो कहीं ना कहीं या तो जॉब पे प्लेस हो जाए, या रोटेट होने पे राज़ी हो जाए, या अपना बिजनेस शुरू कर लें, या अपने से कम तनख्वाह के ऊपर आकर के काम करने पे राज़ी हो जाए। 4 महीने उन्होंने इन्वेस्ट किए इसके ऊपर। क्या इन्होंने मेजर किया कि मैंने 380 लोग निकाले हैं और 4 महीने के अंदर मैं जो भी एक्स अमाउंट इसके ऊपर खर्च करूँ 380 लोग तो निकल ही रहे हैं ना। तो दिस इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंस। क्योंकि जहाँ जहाँ ये जाएंगे ये मेरे स्पोक पर्सन बन जाएंगे, तो मेरा जो मैंने बात की थी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की, वो ख़राब नहीं होगी। तो दे कन्वर्टेड अ कॉस्ट इनटू एन इन्वेस्टमेंट। पीपल वॉलंटरली लेफ्ट 35%, 20% people accepted a job in a lower cadre, right? बहुत सारे लोगों ने, जो कि आज भी मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती है उनकी, वो लोग हैं, हालांकि दे न्यू फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द गेट गो, कि ये कोचिंग इसलिए हो रही है ताकि वो जा सकें आगे। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से शिकायत नहीं की कि हमें क्यों निकाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिले। सो बहुत सारे लोग थे जो किस लिए फिट हो गए थे कि मैं बैचलर्स हूँ। एक बूम आया था कस्टमर कॉल सेंटर्स का, तो टेलीकॉम के बूम के दौरान बहुत सारे सिंपल डिग्री होल्डर्स जा कर के बन गए। अब टेलीनॉर बीइंग अ गुड एम्प्लॉयर, उन्होंने क्या किया था कि जो CEO की मेडिकल लेवल है वही तुम लोगों को मिलेगा, तो बहुत सारे लोग इसलिए अटके हुए थे, राइट? उनकी तनख्वाह उतनी ही थी बट वो उस बेनिफिट के लिए अटके हुए थे। उन्होंने वो इक्वालिटी, वो पूरा कल्चर अंदर था, लोग उसके लिए रखे हुए थे। जब उन्होंने मुझे एज अ कोच हायर किया तो मेरा 2 काम थे। एक उनकी इमोशनल मैनेजमेंट पे काम करना, ताकि दे डोंट फील डिस्ट्रेस, दे एज एन ऑर्गेनाइजेशन दे डिडंट वांट टू डिस्ट्रॉय देयर ट्रस्ट, दे डिडंट वांट टू डिस्ट्रॉय देयर सेल्फ एस्टीम कि भाई मुझे निकाल दिया गया। देखो, एक किसी को कहा जाए कल से मत आना, तो उसको सबसे पहले क्या हर्ट होता है? उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है कि शायद मेरे अंदर कोई खराबी थी। तो उन्होंने मुझे ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि आपने इसके ऊपर काम करना। और दूसरा उन्होंने क्या काम किया कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हर एक नौकरी पे जाए, हर एक को नौकरी मिल जाए, तो आप इनको गाइडेंस दें कि अगर नौकरी नहीं मिलती तो वो क्या करें, ऑल्टरनेट वे दें। एंड दैट वाज जस्ट वन इनिशिएटिव। इसके अलावा और बहुत सारे थे। प्लेसमेंट का इनिशिएटिव था, रोटेशन का इनिशिएटिव था, इंटर्नशिप का इनिशिएटिव था कि आपको एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, कस्टमर सर्विस आती है, तो ऐसे करें ये वाली रोटेशन कर लें, तनख्वाह नहीं मिलेगी लेकिन 3 महीने में आप पैरेलल स्किल पे चले जाएंगे तो आपको उस जगह की जॉब मिल जाएगी। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे को जलील करके निकालें, आप उसके सेल्फ एस्टीम पे इम्पैक्ट है। सो ऑल द वे यू आर वर्किंग ऑन व्हाट? एम्प्लॉई वैल्यू प्रोपोजिशन, एंड देन यू एड्रेस
ये रिक्रूटमेंट का मसला है, प्लानिंग का मसला है, परफॉर्मेंस, एंड देन यू मेक द स्ट्रैटेजी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है कि जी गेट बंद कर दो। गेट बंद करना तो एक बड़ा मशहूर जुमला है हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट आर दीज राइट थिंग्स टू डू? नो। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू टेक पीपल आउट, दैट्स ऑल राइट। सारी दुनिया में शॉर्ट डाउन साइजिंग होती है। देखो, दुनिया के हर बंदे को पता है कि भाई मेरा जीना मरना नहीं लिखा है अब ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारे से पहले आबा और अजदाद की होती थी, एक ही नौकरी पे रखते थे और रिटायर भी वहीं से होते थे। अब नहीं है, सबको ये बात पता है। एवरीवन नोज के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या, अब तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी, यू कैन बी टोल्ड एनी डे दैट भाई बस यहाँ से दाना पानी उठ गया। ऑल दे आर आस्किंग फॉर इज रिस्पेक्ट। बात यह है कि HR भी ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। HR ने करना तो वही है ना जो ओनर कहेगा। स्ट्रेटेजिक HR ये कह रहा है कि ओनर को ये बताओ कि हाउ कैन आई बी द बेनिफिशियल HR फॉर यू, बिकॉज मैं आपको बिजनेस का बेनिफिट दे रहा हूँ, एज कंपेयर टू द विशियस HR जो आगे जो आपके वाली बात है वो कर रहा हो। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, अच्छा। सो अब हम ये कहते हैं कि HR प्रैक्टिस कहाँ से ड्राइव हो रही है? एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन से। एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन HR स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर रही है, और HR स्ट्रैटेजी कहाँ से डिफाइन हो रही है? और HR प्रैक्टिसेस जो बनी है, नाउ दिस इज अ सर्कल, इट्स अ लूप। कैसे लूप है? कि इससे आउटकम प्रोड्यूस हो रहा है, इंटरनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट आ रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है, तो फिर क्या चेंज आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, पहले नहीं अच्छी प्रैक्टिस थी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, बोनस देना शुरू कर दिया, कंपनसेशन प्रैक्टिस चेंज हो गई। ठीक, पहले LFA नहीं मिलता था, पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हुई, सेठ ने ऐलान कर दिया कि जी LFA दिया जाएगा। आई वर्क फॉर अ कंपनी, स्टेट कंपनी, एंड वन ऑफ द वेरी renowned company in Pakistan. The only thing I did as a consultant to them was to tell them कि जी लोगों को लाइन ऑफ साइट दे दें, लोगों को बता दें बिजनेस कहाँ लेके जाना है। तो आई वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक HR। मैंने उनसे कहा कि जी आप लोगों को ये बता दें कि आपका बिजनेस टारगेट क्या है, और बिजनेस टारगेट अगर पूरा हो गया तो मुझे क्या पता। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि अगर बिजनेस टारगेट हो गया तो मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने अनाउंस कर दिया स्टार्ट ऑफ द ईयर में, आखिर में नहीं, स्टार्ट ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस ईयर, उन्होंने ऐलान किया कि जी अगर ये होता है तो ये बोनस किटी है। लेकिन ये ऐलान एक दिन में नहीं हुआ। इस ऐलान के पीछे उस एम्प्लॉई का, उस एम्प्लॉयर के ऊपर 19 इयर्स का ट्रस्ट है कि 19 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एम्प्लॉय के साथ बुरा नहीं किया। तो अगर ये कोई वादा कर रहे हैं तो ये इसका मतलब है कि इसको पूरा करेंगे। दैट टाइम बिजनेस टारगेट ये था 2% net profit, and I still remember they hit the target of 8% net profit. Why? Because everyone calculated कि ये इस किटी में से मुझे क्या परसेंटेज मिलेगी, और मैं अगर इस किटी को बड़ा कर दूं तो मुझे क्या परसेंटेज मिलेगी। बट हैट्स ऑफ टू दैट सेठ एज वेल कि ही नॉट ओनली अनाउंस्ड इट बट एक्चुअली इंश्योर कि एवरी सिंगल पेनी ऑफ दैट किटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये नहीं किया कि जी ऐलान कर दिया लेकिन बोनस दिया नहीं। उन्होंने इंश्योर किया कि 2 लाख वाला भी 6 लाख का बोनस लेके जा रहा था। नेक्स्ट ईयर उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एवरीवन नो कि क्या है। सो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से क्या ड्राइव होना शुरू हो गया? HR ऑपरेशंस। क्यों ड्राइव होना शुरू हो गया? बिकॉज HR की स्ट्रैटेजी किसके साथ अलाइन थी? बिजनेस स्ट्रैटेजी। अब ये देखें कि इसमें, इस प्रोसेस के अंदर की एक्टिविटी क्या है। इस मॉडल में HR किस पर फोकस कर रहा है, आउटकम क्या है। स्ट्रैटेजी इंक्लूड हायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजल एंड कंपनसेशन फॉर कमिटमेंट, क्वालिटी, आउटपुट एंड एंगेजमेंट, या जो भी आपकी कंपनी स्ट्रैटेजी है। आप ये सारे स्टेप्स कर रहे हैं। इस HR में भी हायरिंग हो रही है, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन ये क्यों हो रही है? बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर प्रोड्यूसिंग, दैट इज व्हाई इट्स अ स्ट्रेटेजिक HR। समझ आती है बात? दिस कुड बी वन ऑफ द मॉडल जिसमें आपने रूल क्या लिया है? इट्स अ लीनियर प्रोसेस। HR की स्ट्रैटेजी बनने से पहले बिजनेस स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। ठीक है। सो अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पर आपसे ये एक्सपेक्टेशन हो कि भाई HR स्ट्रैटेजी बनाओ,
तो सबसे पहले क्या करना है, बिजनेस स्ट्रैटेजी को या तो फैसिलिटेट करना है कि बिजनेस स्ट्रैटेजी बने, और या फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि एक्चुअली बिजनेस स्ट्रैटेजी है क्या। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी फैंसी सी बिजनेस स्ट्रैटेजी लिखी हुई हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंस के लोगों को, बोर्ड मेंबर्स को स्ट्रैटेजी का आइडिया होता है। आइडियली दे शुड हैव अ वेरी क्लियरली स्टेटेड स्ट्रैटेजी। एचआर के पास ये भी ताकत है कि एचआर ये भी फैसिलिटेट करवा सकता है बाय एजुकेटिंग द बोर्ड, और वो कब करेगा, जब एचआर का एक रेपॉर होगा। किसके साथ रेपॉर बिल्डिंग करनी है, किसके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है? नहीं, अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ, दैट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट। जिस ऑर्गेनाइजेशन में सीएफ और एचआर आपस में लड़ते हैं, उधर एचआर की हमेशा टांग खींची जाएगी। नंबर किसके पास है? स्ट्रैटेजी कौन बनवा सकता है? कैसे? थैंक यू फॉर सेइंग दिस। भाई स्ट्रैटेजी नंबर के बगैर बनती ही नहीं है। सो रिलेशनशिप बिल्डिंग, रेपॉर बिल्डिंग एंड हैविंग द राइट स्टेक होल्डर इन द कंपनी जो कि आपके साथ हों और आपके एजेंडा को ड्राइव कर रहे हो, तब वो स्ट्रेटेजिक एचआर है। अगर आपका सीएफओ ये समझता है कि ये एचआर को क्या समझ आएगी बिजनेस की, तो वो आपके साथ बात भी नहीं करना पसंद करेगा। एंड 1% कैन चेंज इट। यू डोंट नीड अ होल टीम ऑफ डूइंग इट। You as an HR need to go make relationship with finance, understand the business. Don't ask for the confidential information to understand the business, but try to go in their shoes, identify what is the business doing and where you can play. Ask them. फाइनेंस के बंदे से पूछें क्या से लगता है आपको यार, क्या किया जाए इसके लिए, आपका सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है? इसलिए कि यू आर आस्किंग फॉर अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। एक दिन में आप नहीं कर लेते ये, आप पहले रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं, फिर आप उनसे उनके पेन पॉइंट्स पता करने की कोशिश करते हैं। कुछ आपको पता भी होते हैं, यू ब्लाइंडली डोंट गो। जब देखें दूसरे बंदे को भी ये पता चलेगा कि इस पर्सन को मालूम है कि ये क्या बात कर रहे हैं, तो वो आपको भी। सो यू एज एन एचआर नीड्स टू इम्प्रूव योर बिजनेस नॉलेज एज वेल। जिस भी बिजनेस में आप हैं, आप अब एनी मोर यू कांट कीप योर आइज क्लोज फ्रॉम द बिजनेस, यू नीड टू नो बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आपकी अपने, अब आप क्रेडिट रिस्क में हैं, ठीक है, आपका जो ब्रांच मैनेजर है, आपका एचआर वही है मोर और लेस, ठीक है। वो एचआर के फंक्शन तो रिले कर रहा होगा, लेकिन होगा पर्सन वही जिसके लिए हु वुड बी द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर यू। ऐसा ही है, डिसीजन भी वही कर रहा है, हायरिंग डिसीजन भी वही कर रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी वही कर, तो एचआर वही हुआ ना आपका। सो एचआर क्या ये अफोर्ड कर सकता है कि इनके ब्रांच मैनेजर से लड़ाई रखे? एचआर सक्सेस बनाने का तरीका क्या है? ब्रांच मैनेजर से रिलेशनशिप अच्छी हो। कैसे रिलेशनशिप अच्छी होगी? खाना खिलाने से, गप्पे मारने से, पार्टी आउट करने से? कैसे रिलेशनशिप अच्छी? जब उस ब्रांच मैनेजर को पता होगा कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो एचआर मेरे साथ खड़ा है। फ्रॉड्स के केस में, इमीडिएट हायरिंग के केस में, वैकेंसीज इंप्रूव करने के चक्कर में, बजट मैनेज करने के चक्कर में एचआर मेरे साथ खड़ा है। एचआर मेरे से एट ऑड नहीं है, ठीक है। सेम इज द केस फॉर सीएफओ, सेम इज द केस फॉर एनी अदर पर्सन। चले नेक्स्ट पर आते हैं। दूसरा मॉडल क्या है हमारा जी? ये इतना कॉम्प्लेक्स है मॉडल, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, 8 बॉक्सेस हैं। पहले इन मॉडल्स को समझ लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, इसको और इसको, फिर ये समझ आ जाएगा। सो एचआर की प्रैक्टिस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एचआर की प्रैक्टिस कहाँ से ड्राइव हो रही है? कहाँ से ड्राइव हो रही है? हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओनरशिप किसके पास है बिजनेस की, नॉट एज अ पर्सन बट एज अ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्स ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप किसके पास होती है? सेल्स टीम के पास। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप ज़्यादातर प्रोसेसेस की कहाँ होती है? प्रोडक्शन के पास, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड वर्कफोर्स कितनी है, ठीक है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का एचआर का गोल हायरिंग नहीं होगा, नंबर ऑफ डेज टू रिड्यूस नहीं होगा, परफॉर्मेंस सिस्टम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है। सो फिर अब क्या करेगा? हायरिंग का प्रोसेस है एचआर का, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या है?
तो सबसे पहले एचआर को क्या करना चाहिए हायरिंग के प्रोसेस को ठीक करने के लिए, स्ट्रेटेजिकली करने के लिए? कौन सी एक्टिविटी इसमें से इम्पॉर्टेंट हो जाती है? जैसे हमने पिछले के लिए कहा था एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन है एक्टिव, वर्क फोर्स प्लानिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए, ठीक है। और रिक्रूटमेंट फंक्शन में से ऐसे तमाम प्रोसेसेस जो एक्सपेंसिव प्रोसेसेस हैं उनको रिमूव कर दें, यानी 4, 5, 6 इंटरव्यूज़ के बजाय एक इंटरव्यू, एक्सटर्नल हायरिंग के बजाय इंटरनल हायरिंग, एक्सपेंसिव हायरिंग के बजाय विद इन बजट हायरिंग, सस्ती हायरिंग नहीं, विद इन बजट हायरिंग। ये नहीं कि लाख का बंदा निकाल के 20-20 हज़ार के 2 रख लें, इट वॉन्ट वर्क बिकॉज दैट हायरिंग विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन हायरिंग प्रोसेस की कॉस्ट अगर कैलकुलेट होगी तो पता चलेगा ना, राइट। सो स्ट्रेटेजिक एचआर क्या कर रहा है इस जगह के ऊपर, जो हमने यहाँ पर लिखा था डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस की बात हुई थी। तो अगर उसके पास ये डेटा ही नहीं है कि मेरे हायरिंग प्रोसेस की कॉस्ट क्या है, मैं जो पूरा पूरा दिन बिठा के 25 लोगों के इंटरव्यूज़ करा रहा हूँ या करा रही हूँ मैनेजर से, और मेरे तमाम सेल्स मैनेजर इधर बैठे हुए हैं, उसकी एक कॉस्ट है, उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दे आर नॉट सेलिंग, दे आर नॉट इन द सेल्स फील्ड, दे आर स्पेंडिंग मनी विद मी। तो उस तरह के एचआर को क्या कहते हैं, यार ये एचआर बड़ा टाइम वेस्ट कराता है, इतने सारे इंटरव्यू हमारे साथ कराता है, होता है। सो एक ट्रेडिशनल एचआर इसकी कॉस्ट को नहीं देखेगा, और एक स्ट्रेटेजिक एचआर क्या करेगा, इस कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा और रिड्यूस करेगा टाइम। उसमें क्या करेंगे, हायरिंग के लिए सीवी शॉर्टलिस्टिंग आप बेहतर करेंगे, ऑटोमेट करेंगे, एवैल्यूएशन करेंगे। इसका मतलब ये कि जॉब्स अच्छी डिज़ाइन। सो एंटायर प्रोसेस आपका किस चीज़ से ड्राइव हो रहा होगा कि मैंने वर्कफोर्स प्लानिंग तो की है, लेकिन रिक्रूटमेंट मेरी क्या करेगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगी। सस्ती रिक्रूटमेंट का मतलब सस्ता बंदा नहीं है। सस्ती रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि ए रिक्रूटमेंट प्रोसेस सस्ता हो, दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो। जितने दिन बंदा मेरी सीट पर नहीं है वो एक कॉस्ट है, और आईटी में तो ये बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर में भी बहुत ज़्यादा है, फार्मेसी में भी बहुत ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत ज़्यादा है। जो खाली सीट है सर्विस के अलावा प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट सेक्टर के अंदर जो खाली सीट है वो आपकी कॉस्ट है। अगर आपकी वो कॉस्ट ठीक नहीं है तो क्या आपका बिजनेस आपसे खुश होगा? नहीं होगा। जब आपके साथ बिजनेस नहीं है तो क्या आप स्ट्रेटेजिक एचआर होंगे? नो, यू विल बी डूइंग द ट्रांजैक्शंस। ओके, सो यहाँ मैं जो आपको इस मॉडल के साथ साथ मैं पीछे जाके बताती हूँ, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि एवरीथिंग हैज़ टू बी वेल कनेक्टेड। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक एचआर में बात की, कोहेरेंस। उस कोहेरेंस का मतलब ये है, एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। एक शेर है, मगज़ को बाग में जाने ना देना, वगरना खून परवाने का होगा। मगज़ कहते हैं शहद की मक्खी को। शहद की मक्खी बाग में जाएगी तो क्या करेगी? फूलों का रस निकालेगी, और फूलों का रस निकालेगी तो क्या बनेगा, और बाय प्रोडक्ट क्या होगा, मोम। मोम से क्या बनेगा, मोमबत्ती। मोमबत्ती जलेगी तो क्या होगा, परवाने आएंगे, तो कौन मरेगा, सो इसका क्या मतलब है, शहद की मक्खी अगर बाग में जाएगी तो किसका कत्ल हो जाएगा, परवाने का कत्ल। दैट्स कॉल्ड कोहेरेंस, राइट। आइडिया हुआ कोहेरेंस का। दिस इज कोहेरेंस एंड कंप्रीहेंसिवनेस। यू नो द ट्रिगर एक्टिविटी। ये एक काम होगा तो क्या ट्रिगर होगा जिसकी वजह से आउटकम क्या होगा। इफ एचआर इज नॉट एबल टू व्यू ऑल दिस तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो दैट इज व्हाट इज बिल्ट इन। देन वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर ये काम एचआर के हैं जो कि एचआर के लग नहीं रहे शक्ल से, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, लेजिटिमेसी, ये एचआर की जबान नहीं लग रही है हमें, लेकिन ये एचआर के काम हैं। और इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, बिजनेस गोल पर आएगा, वायबिलिटी, सस्टेन्ड कंपेटिटिव एडवांटेज। वायबिलिटी का क्या मतलब है, अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो बिजनेस को क्या इशू आएगा, इट्स नॉट वायबल टू डू द बिजनेस। एचआर ने क्या इशू करना है, इंश्योर करना है कि कॉस्ट रिडक्शन हो, कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस हो। तो हमने टैलेंट भी ऐसा हायर करना है जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस करना जानता हो।
सस्ता नहीं टैलेंट हायर कर लेना। सो एक अच्छा टैलेंट अपनी कॉस्ट पूरी कर लेता है जब वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे काम शुरू करता है। सो दैट्स द होल पॉइंट इन कोहेरेंस, कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैंने ये एक बंदा रखा है, ये है तो 4 लाख का, लेकिन इसकी वैल्यू ये ऐसे देगा जब ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट करेगा, राइट? ऐसा होता है आईटी के अंदर। तो सबसे ज़्यादा ये मेजरेबल एक्टिविटी होती है कि जो हमने प्रोजेक्ट करना है, 5 दिन लगाएगा, 5 दिन में 1 डिलीवरी करेगा, ये बंदा ज़्यादा बेहतर है, ये जब 1 डिलीवरी करेगा तो हमें पता होगा कि इसकी रीकोडिंग कॉस्ट 0 है। करेगा वो भी 5 दिन में ही डिलीवरी, लेकिन एडिशनल कॉस्ट ऑफ रीकोडिंग इज 0। सो इसको हायर कर लो, ये ज़्यादा बेहतर है, राइट? सो एचआर ज़रा मुश्किल सा अब काम लग रहा है ना? हमने क्या समझना है, ये क्या है, क्या कंपैटिटिव एडवांटेज है? कंपैटिटिव एडवांटेज पीपल भी तो हो सकते हैं, बैंक्स के अंदर होते हैं ना, आईटी में होते हैं, मेडिकल हेल्थ केयर में होते हैं, बट रिमेंबर हर फील्ड में होते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को ये बताना शुरू करती है कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारा का सारा ISO सर्टिफाइड है, सारों को हमने लीन की प्रैक्टिस सिखाई हुई है, सारे 6 सिग्मा पे बेस करते हैं, मेरा प्रोसेस सारा ये करता है, तो कस्टमर ज़्यादा बिजनेस देना शुरू कर देता है। तो पीपल बिकम योर कंपैटिटिव एडवांटेज। जैसे स्कूल्स में, एजुकेशन में नज़र आता है, यूनिवर्सिटी के अंदर जी हमारी सारी फैकल्टी PhD है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा जाना चाहते हैं, राइट? सो दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक टैलेंट मैनेजमेंट, विच इज़ रिजल्टिंग इनटू business competitive advantage. Now you know why there are ads कि ये पोजीशन है, इसमें हम फलां यूनिवर्सिटी से हायर करेंगे, और उसको वो क्या सेल कर रहे हैं एज बिजनेस का कंपेटिटिव एडवांटेज। अगर आप हमारे हायर करेंगे ग्रेजुएट्स तो आपके बिजनेस को तरक्की मिलेगी, तो उनका कस्टमर उनके पास आ रहा है, राइट? देयर इज अ कनेक्शन। HR needs to understand that connection. अब वो कनेक्शन क्या है, ज़रा समझें इसको। Intended HR practice. Intended HR practice का मतलब ये है कि what do I want to do as an HR practice. मैं एक अच्छा HR बनना चाहता हूँ, रिक्रूटमेंट की कॉस्ट कम करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, टैलेंट को डिवेलप करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हमें हर सीनियर पोजीशन के लिए बाहर से बंदा हायर करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि नीचे से बंदा जो है वो आगे टैलेंट डेवलप हो। एक्चुअल HR प्रैक्टिसेस आर डिफरेंट एंड दैट रिजल्ट इन अ परसीव्ड HR प्रैक्टिस। एग्जाम्पल देती हूँ, ट्रेनिंग अनाउंस हुई, बंदा ही कोई नहीं आया, अरे HR हो रहा है बैठ कर कि वो हम तो ट्रेनिंग अनाउंस करते हैं, आप लोग आते ही नहीं हैं। होता है ये, बहुत दफ़ा होता है। HR के अलहदा जो लोग बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं कि ये जो ट्रेनिंग अनाउंस हुई है ये किसी ना काम की ट्रेनिंग है, और HR क्या कर रहा है उस वक्त, एक टिक बॉक्सिंग कर रहा है कि मैंने इतनी ट्रेनिंग कराई है। सो परसीव्ड HR वैल्यू क्या आई, ये टाइम वेस्ट करते हैं। इंटेंशन क्या है, टैलेंट डेवलपमेंट करते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस क्या है, किसी ना काम की टैलेंट डेवलपमेंट है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रेटेजिक HR नहीं है। स्ट्रेटेजिक HR कैसे है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि बिजनेस गोल क्या था। ट्रेनिंग किसी चीज़ की करा दी, बिजनेस गोल था कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ट्रेनिंग करा दी टीम बिल्डिंग की, वेरी गुड एग्जांपल। तो क्या आप उसको आप एंजॉय तो करके आ जाएंगे, बट वुड यू इम्पैक्ट द बिजनेस इन द वे जैसे HR ने इंटेंट किया था? नहीं। परसीव क्या होगी, यार ये तो बड़ी फिट ट्रेनिंग है, इस पर जा करके ना अलग अलग करके आते हैं, बस जीरो वैल्यू एडेड, राइट? अगर ये सारी चीज़ें अलाइंड हैं तो फिर ये डेवलप हो। अगर आप कहते हैं कि मेरा एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अच्छा हो, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉई एक्सपीरियंस मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा करेगा, दैट्स माय कंपैटिटिव एडवांटेज। तो उस एम्प्लॉई एक्सपीरियंस का इंटेंडेड, एक्चुअल और परसीव्ड एक ही जैसा होना चाहिए। दैट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल जो कि स्ट्रेटेजिक HR नीड्स टू डू। सिंपल बात करें कि 3 मेजर एरियाज हैं HR के, दैट इज एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इम्पैक्ट। ये बात दूसरा जो है वो ये बात कर रहा है कि इनके लिए आपको कुछ काम करने पड़ते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल बिकॉज अभी ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस मॉडल के ऊपर HR को डेवलप कर रहे हैं।
जिसमें एचआर को इनेबल करने की बात हो रही है कि एचआर का इनेबलर क्या है। एचआर का इनेबलर बड़ा सिंपल है। आपने कहा था शायद कि जी सीईओ और सेट को अग्री होना चाहिए कि कहाँ लेके जाना है, तो ये इनेबलर है। ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन क्या है, क्या एचआर ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में सबसे नीचे और एक फजूल समझा जाता है, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एचआर पैरेलल टू ऑल अदर डिपार्टमेंट है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एचआर के प्रोसेसेस बने हुए हैं, एचआर को एक बजट एलोकेटेड है। अगर ये चीज़ें एचआर को नहीं अवेलेबल हैं तो एचआर इनेबल्ड ही नहीं हो सकता। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए एचआर की टीम को भी इनेबल्ड होना चाहिए। तो जब भी ये ट्रिगर होगा मॉडल, तो आप सबसे पहले नोट करेंगे कि एचआर की टीम की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है या रीस्ट्रक्चरिंग एचआर की टीम की हो रही है। ठीक है, जिसमें आप कहेंगे जी एक सीनियर बंदा एचआर, अचानक से नज़र आएगा आपको कि एएम या एग्जीक्यूटिव लेवल एचआर के बजाय एक डायरेक्टर एचआर भर्ती हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको समझ आया कि अच्छा यार ये तो ऑर्गेनाइजेशन अब एचआर को वैल्यू देने चाह रही है, तभी उन्होंने एक सीनियर पर्सन कर दिया। वरना ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कि अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अंदर एचआर जनरली या तो एडमिन को रिपोर्ट कर रहा होता है या फाइनेंस को रिपोर्ट कर रहा होता है। द मोमेंट दे डिसाइड कि नहीं एचआर को हमने कंपेटिटिव एडवांटेज के तौर पर यूज़ करना है, तो वो एक सीनियर स्ट्रक्चर एचआर का इनेबल करते हैं। ठीक है, सो इनेबलर आपके पहले ये होना ज़रूरी। अब एक्टिविटीज़ देखें वही हैं, वर्कफोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट, कंपनसेशन। सो द क्रक्स इज कि एक्टिविटी ऑफ एचआर रिमेन द सेम, करना एचआर ने वही है, लेकिन उसके प्रिंसिपल और उसके आउटकम डिफरेंट है। ठीक है, एचआर के इधर आउटकम क्या है? एंगेजमेंट आपने कहा था, रिटेंशन है, प्रेजेंस है। एचआर की मार्केट के अंदर प्रेजेंस ज़रूरी है सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द राइट टैलेंट इन द फ्रॉम द मार्केट। वर्कफोर्स की कॉम्पिटेंस के ऊपर काम हुआ, डेवलपमेंट हो रही है, ट्रेनिंग सिर्फ नाम को ट्रेनिंग नहीं हो रही बल्कि उनकी कॉम्पिटेंसी इंप्रूव की जा रही। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जी हम कॉम्पिटेंसीज इंप्रूव करेंगे तो बंदा स्विच कर जाएगा, तो उसका जवाब क्या है? अगर नहीं करेंगे और फिर भी ठहरा रहेगा तो क्या करेंगे? नहीं, आपने डेवलप ही नहीं किया बंदे को, अब वो स्टक है, वो कहीं नहीं जा सकता, तो आप उसकी दूसरी जगह कोई ला भी नहीं सकते, कोई कॉम्पिटेंट पर्सन। यू हैव टू डेवलप। सो अगर वो अब फिर उनको ऐसा माहौल देंगे वो आपके पास रहें, अगर ऐसा नहीं है तो लेट देम स्विच, डेवलप मोर। ठीक है, जो पायनियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने अपने एरिया के, यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया, टेक्सटाइल्स के अंदर उनका ये डिलेमा हमेशा का होता है कि वो डेवलप करते जाते हैं और बंदे स्विच करते जाते हैं। अच्छा, इन सारों चीज़ों का वेरी इंपॉर्टेंट आप देखिए कि ये प्रोसेस यहाँ से जा रहा है, ये ऐसे नहीं है, और ये की गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे ही सारी चीज़ें दी जाती है तो वो कहते हैं जी अब आप KPIs बना दें। KPIs जो हैं वो नेक्स्ट प्रोसेस है, पहले आप प्रोसेस का KPI शुरू करते हैं। यानी पहले क्या करते हैं, आप देखना शुरू करते हैं कि मैंने KPI बनाना क्या है, क्या मेजर करना है, HR का क्या करना है मेजर, प्रोडक्शन में क्या मेजर करना है, सर्विस में क्या मेजर करना है, वो प्रोसेस हमारा चलता कैसे है, फिर उसका इम्पैक्ट क्या है कस्टमर के ऊपर, और उससे हम फाइनेंशियल क्या बेनिफिट ले सकते हैं। जब आप KPI इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें परफॉर्मेंस सिस्टम की, जिसका मतलब क्या है, HR के अंदर कॉम्पिटेंसी हो परफॉर्मेंस सिस्टम को डिज़ाइन करने की, HR एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करना शुरू हो जाए, फिर आप क्या करें, आप ये सारे मेट्रिसेस को अपने इम्प्रूव करें, फिर जाके आप KPI की बात करें, तो वो जो HR है वो जाकर के लोगों को ट्रेन करेगा कि KPI होते क्या हैं, इसका फ़ायदा क्या। एंड रिमेंबर हमने प्रिंसिपल्स में बात की थी, कम्युनिकेशन इज़ द की। सो वो ये नहीं कहते जाओ बना कर ले आओ। वो पता चला कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया था, 265 KPIs थे। आई वाज लाइक 265 KPIs कैसे हो सकते? की का क्या मतलब है? कितनी कीज होती हैं एक दरवाजे की? एक ही होती है, उसकी कॉपीज 2-3 होती हैं, ऐसे ही है ना। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर इतने सारे कैसे हो सकते हैं? परफॉर्मेंस भी तो एक ताला है ना, उसको खोलने की एक ही चाबी होगी, राइट? सो इस तरीके से हम जब ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपका स्ट्रेटेजिक फोकस निकल आता है। आप प्रॉफिट क्यों कमाना चाह रहे हैं,
क्योंकि आपका स्ट्रैटेजिक फोकस ये है कि 100 साल के बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई याद रखेगा. यू आर नॉट अर्निंग द प्रॉफिट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. सो जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि सेठिया सिर्फ कंपनीज में सिर्फ प्रॉफिट कमाने की धुन होती है, ऐसा नहीं है. आखिर बाबर अली साहब हैं ना, सेठ हैं वो भी. पैकेजेस, नेस्ले, लम्स, सिस्टम्स. सो ये सारा जो थॉट प्रोसेस है वो क्या चल रहा है. कैन दिस ओनली बी ड्रिवन बाय HR? इट हैज़ टू बी एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस. तो उस इंटीग्रेशन के लिए HR को कहाँ बैठा होना चाहिए, और HR में आपकी बोर्ड को HR की बात सुनने पे तैयार होना चाहिए. वो कब तैयार होगा, जब HR बिजनेस की ज़बान में बात कर रहा होगा. अगर HR जाके बात सिर्फ एम्प्लॉय करे जा रहे हो, कहे यार एम्प्लॉय की हम बात कर लेते हैं लेकिन चलो रुको अभी तरह ये बिज़नेस के मसाइल हल कर लें फिर तुम्हारी तरफ आते हैं, अगर बहुत काइंड लोग हैं तो. अदरवाइज वो कहेंगे यार बिज़नेस का तो पहले बात करें, उसके बाद देख लेंगे, ये हो जाएगा, ये तुम लोग करते रहो. होता क्या है बहुत सारी जगहों पर एक हाँ यार ये तो HR इनिशिएटिव है, HR करता रहे, लगा रहे. तो वो जो एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव होता है वो किसका इनिशिएटिव बन के रह जाता है, HR का इनिशिएटिव बन जाता है, वो बिजनेस इनिशिएटिव नहीं बनता. लेकिन जब प्रोडक्शन कोई लाती है कि जी मैंने अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कराती है, बड़ी कॉमन शिकायत है HR को. ये जब प्रोडक्शन की तरफ से बिजनेस की तरफ से ट्रेनिंग आती है तो बजट सैंक्शन हो जाता है, HR करवाना चाहता है तो बजट सैंक्शन नहीं होता. रीज़न क्या है? Yes, and they want the budget done because they want कि इसका business result ही आएगा, and they can go to the सेठ and tell him कि भाई ये जब आप करेंगे तो इससे ये business का फ़ायदा होगा. जब HR ये कहना शुरू हो जाता है तो HR का बजट भी अप्रूव हो जाता है. ठीक है. Thank you so very much. Have a great evening. Thank you for being such a good listener.